मल्होत्रा हवेली के लिविंग रूम में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। मिस्टर मल्होत्रा के हाथ से गिलास गिर चुका था, शराब फर्श पर फैल गई थी और शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो या कोई ऐसा सच जो वो कभी सामने नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने आन्या की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, गुस्सा था और सबसे ऊपर शर्म थी। एक ऐसे आदमी की शर्म जो अपनी बेटी के सामने गिर गया हो। आन्या, तूने क्या सुना? उनकी आवाज कांप रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज स्थिर थी, उसमें कोई कंपन नहीं था। मैंने सब सुना पापा। आपकी फोन पर बातचीत, कल रात जब आपने सोचा था कि मैं सो रही हूं, आपने कहा कि डील पूरी हो गई है और अब रोहन से निपटने का समय आ गया है। मैंने सब सुना, हर शब्द, हर आहट, हर सांस। मिस्टर मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे कर लिया। उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी सांसें तेज हो गई थीं। वो कुछ देर चुप रहे, एक लंबी दर्द भरी चुप्पी, जैसे अपने जवाब को सोच रहे हों या अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछता रहे हों। फिर उन्होंने सिर उठाया और टूटी हुई आवाज में कहा, बेटा, तू सही है। मैं देवराज के साथ था, मैं उसका साथी था 20 साल से। आन्या को लगा जैसे उसके सीने में कोई चीज टूट गई हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। उसकी आवाज फटी हुई थी और उसके आंसू बह रहे थे। क्यों पापा, आप ऐसा क्यों करेंगे? आपने मुझे सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है, और आप खुद देवराज जैसे हत्यारे के साथ थे। आपने 20 साल तक झूठ बोला। मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और सिसकने लगे। उनकी आवाज टूट गई थी। मैं कमजोर था आन्या। देवराज ने मुझे फंसा लिया था। उसने मुझे एक ऐसे जाल में फंसाया जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। पहले मैंने एक छोटी सी गलती की, एक डील जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और फिर एक गलती ने दूसरी गलती को जन्म दिया और मैं उसके जाल में फंसता गया, गहरा और गहरा। आन्या ने पूछा, तो क्या आपने विक्रम राठौड़ की हत्या में भी? मिस्टर मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिलाया और आंखें फैलाकर उसे देखा। नहीं, नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं हत्या में शामिल नहीं था। मैं कसम खाता हूं, भगवान की कसम। मगर मैंने हत्या के बाद देवराज की मदद की, सबूत छुपाने में, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में, वसीयत बनवाने में, पुलिस को गुमराह करने में। मैंने ये सब किया और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आन्या फर्श पर बैठ गई। वो रो रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके पिता, जिन्हें वो दुनिया में सबसे ज्यादा मानती थी, जिनकी वो हर बात मानती थी, वो एक अपराधी थे। पापा, आपको पुलिस को सब बताना होगा। आपको सच बोलना होगा, अपनी गलती सुधारनी होगी। मिस्टर मल्होत्रा ने आन्या की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। मुझे पता है बेटा, मैंने 20 साल तक ये बोझ ढोया है। हर रात मुझे नींद नहीं आती थी। हर सुबह मैं शीशे में अपना चेहरा नहीं देख पाता था। अब मैं इसे उतारने को तैयार हूं, मगर एक बात याद रखना, मैंने जो कुछ भी किया वो तुझे बचाने के लिए किया। देवराज ने धमकी दी थी। उसने कहा कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो तुझे नुकसान पहुंचाएगा, आन्या को कुछ हो जाएगा। आन्या ने अपने पिता को गले लगा लिया। दोनों फर्श पर बैठकर रोए। बाप बेटी के आंसू एक साथ बह रहे थे। 20 साल का दर्द, 20 साल का झूठ और आखिरकार सच। अगली सुबह रोहन को खबर मिली। मिस्टर मल्होत्रा ने पुलिस में बयान दर्ज करा दिया था। उन्होंने देवराज के खिलाफ पूरी कहानी बताई, वसीयत, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, सबूत छुपाने, पुलिस को गुमराह करने, सब कुछ। रोहन हैरान था। उसने तुरंत आन्या को फोन किया। आन्या ने फोन पर कहा। उसकी आवाज थकी हुई थी, मगर उसमें एक शांति थी। मेरे पिता ने सच बोल दिया रोहन। उन्होंने सब कुछ मान लिया। पुलिस में बयान दर्ज हो गया है। अब उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। रोहन ने पूछा, तुम ठीक हो? आन्या ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में दर्द था मगर हिम्मत भी। नहीं, मगर ठीक हो जाऊंगी। सच हमेशा पहले दुख देता है, जैसे तुमने कहा था, मगर फिर राहत देता है। आज मुझे राहत मिली है।
रोहन चुप था। वो नहीं जानता था क्या कहे। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं आन्या, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस शाम रोहन प्रिया के साथ बैठा था। दोनों बालकनी में चुपचाप बैठे थे। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। ये सब बहुत कुछ है एक साथ। पहले देवराज, अब मल्होत्रा, फिर अभय, एक के बाद एक। तुम इसे संभाल पाओगे? रोहन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। थकी हुई मुस्कान, मगर फिर भी एक मुस्कान। एक कदम एक बार में। आज का कदम मल्होत्रा का सच, कल का कदम देखा जाएगा। मैंने सीखा है कि जिंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं होता। हर दिन का अपना सबक होता है। प्रिया ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों को सहलाया। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। एक पल की शांति, एक पल का सुकून। मगर वो जानता था कि ये शांति ज्यादा दिन नहीं रहेगी। देवराज के साथ ही बाहर थे और अब मल्होत्रा के सच ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया था। प्रिया ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, रोहन, तुम आन्या के लिए क्या करोगे? उसके पिता जेल जाएंगे। वो अकेली हो जाएगी, बिल्कुल अकेली। उसका कोई नहीं है माँ, पिता के अलावा। रोहन ने आंखें खोलीं और आसमान की तरफ देखा। मैं उसका साथ दूंगा, जैसे उसने मेरा साथ दिया था जब मैं अकेला था। जब मैं धारावी में बैठा रो रहा था, तब वो मेरे साथ खड़ी थी। उसने मुझे वो सबूत दिए जो देवराज को जेल भेजने के लिए चाहिए थे। उसने अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला किया। अब मेरी बारी है। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है रोहन। तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो कितने भी मुश्किल हालात में हों। रोहन उठा और बालकनी की रेलिंग पर झुक गया। उसने दूर समंदर को देखा जो अंधेरे में चुपचाप लहरा रहा था। उसे लगा जैसे वो समंदर उसकी जिंदगी की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी। मगर एक बात पक्की थी, वो तैरना सीख गया था। अब कोई तूफान उसे डुबो नहीं सकता था। अगली सुबह रोहन शास्त्री जी के साथ मल्होत्रा की हवेली गया। उसे आन्या से मिलना था और मल्होत्रा के बयान की कॉपी लेनी थी। हवेली अब पहले जैसी नहीं लगती थी। वो रौनक जो पहले थी, वो चकाचौंध, वो ठाठ, सब कुछ गायब हो गया था। अब हवेली में एक सन्नाटा था, जैसे कोई मर गया हो। नौकर चाकर कम थे, गाड़ियां गायब थीं और हर तरफ एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। आन्या ने उन्हें अंदर बुलाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसने सादे कपड़े पहने हुए थे। कोई मेकअप नहीं, कोई जेवर नहीं, सिर्फ एक सफेद सूट और एक उदास चेहरा। उसने रोहन को एक लिफाफा दिया। इसमें पिताजी के बयान की कॉपी है और कुछ और दस्तावेज जो देवराज के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। मैंने अपने पिता से वादा किया है कि मैं सच के साथ खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन ने लिफाफा लिया और आन्या का हाथ पकड़ा। तू बहुत बहादुर है आन्या। तेरे पिता को तुझ पर गर्व होना चाहिए, भले ही वो अब जेल में हों। आन्या मुस्कुराई, एक टूटी हुई मुस्कान। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि ये सही है। दर्द होता है मगर सही है। रोहन और शास्त्री जी वहां से चले गए। रास्ते में शास्त्री जी चुप थे। रोहन ने पूछा, शास्त्री जी, आप चुप क्यों हैं? शास्त्री जी ने गहरी सांस ली। मैं सोच रहा हूं बेटा। आन्या ने अपने पिता के खिलाफ सच बोलने का फैसला किया। यह बहुत बड़ी बात है, मगर मुझे डर है। यह सब बहुत जल्दी हो रहा है। देवराज जेल में है, मल्होत्रा ने कबूल कर लिया, अब अभय मैदान में है और गुलशन कहीं छिपा है। ये तूफान का सन्नाटा है, जल्द ही असली तूफान आएगा। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की सड़कों पर भीड़ थी। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। कोई उसकी परवाह नहीं करता था। मगर शास्त्री जी सही थे। यह सन्नाटा खतरनाक था। वो जानता था कि जल्द ही कुछ होने वाला है और वो तैयार था। शास्त्री जी ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू बहुत कुछ कर चुका है, मगर अब सबसे मुश्किल हिस्सा आने वाला है। देवराज जेल में है, मगर उसके साथ ही बाहर हैं। अभय राठौड़ ने अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी संभाल ली है और वो अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पास पैसा है, ताकत है और सबसे बड़ी बात, उसके पास कोई नैतिकता नहीं है। रोहन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या मुझे अभय से भी लड़ना होगा? शास्त्री जी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, और ये लड़ाई और भी मुश्किल होगी, क्योंकि अभय के पास वो सब कुछ है जो देवराज के पास नहीं था। पढ़ाई, समझ और लोगों को अपनी तरफ करने की कला। वो देवराज की तरह हाथ नहीं उठाता, वो दिमाग से खेलता है।
रोहन ने शास्त्री जी की बात सुनी और उनके हर शब्द को अपने दिमाग में बिठा लिया। उसे पता था कि शास्त्री जी सही कह रहे हैं। अभय को वो कोर्ट में देख चुका था। वो आदमी जो अपने पिता के खिलाफ खड़ा था, जो हर कीमत पर राठौड़ इंडस्ट्रीज को बचाना चाहता था, भले ही उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़े या सबूत छुपाने पड़े। फ्लैट लौटने पर रोहन ने प्रिया को सब बताया। प्रिया ने चाय बनाई और दोनों बैठकर बातें करने लगे। प्रिया ने पूछा, रोहन तुम डरते हो? मेरा मतलब, सच में डरते हो? रोहन ने चाय का कप पकड़ा और देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। हाँ, मैं डरता हूं, मगर ये डर मुझे रोकता नहीं, ये मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब मैं सोचता हूं कि मेरे पिता ने क्या झेला, कैसे उन्हें धोखा दिया गया, कैसे उनकी हत्या की गई, तो मेरा डर गुस्से में बदल जाता है और वो गुस्सा मुझे आगे बढ़ाता है। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ हूं रोहन, हर कदम पर। चाहे हमें अभय से लड़ना पड़े, चाहे गुलशन से, चाहे किसी और से, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहन प्रिया को गले लगा लिया। उसे लगा जैसे प्रिया के साथ वो कुछ भी कर सकता है। वो उसकी ताकत थी, उसकी हिम्मत थी, उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट थी। उस रात रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन मल्होत्रा का सच सामने आया। आन्या के पिता ने सब कुछ कबूल कर लिया। अब अगला लक्ष्य गुलशन और अभय। मुझे नहीं पता ये जंग कब खत्म होगी, मगर मैं ये जानता हूं कि मैं इसे लड़ूंगा अपनी आखिरी सांस तक। अपने पिता के नाम पर, अपने परिवार के नाम पर और उन सब लोगों के नाम पर जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है।